नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, क्या मोदी की लीडरशिप को कोई चेतावनी दे सकता है, या फिर यह कहा जाए कि मोदी की लीडरशिप को चेतावनी देने वाला कोई बचा ही नहीं है, या उसको स्वतः ही खत्म कर दिया गया है? क्या यह बात सही है? देखिए, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे लीडर है जो कि जिस स्टेट के अंदर हाथ रख दे वो स्टेट जीत जाता है और वो बीजेपी का हो जाता है। लेकिन बीजेपी हमेशा नए नए चेहरों पर दांव खेलती है। आप देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। रेखा गुप्ता जो कि अभी तरोताजा एग्जाम्पल है, पहली बार विधायिका का चुनाव जो है पहले हार चुकी है, पहली बार जीती, सीएम बन गई। सितारे बुलंद थे या फिर मोदी जी के इरादे बुलंद थे? क्या था आखिरकार? आप देखिए, 2014 के अंदर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इलेक्शंस को जीता, 5 महीने के बाद में ही गणित शुरू हुई। कैसे? हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शंस हुए। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया, और जबकि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के अंदर सीएम बनाया गया। ये कोई चर्चित चेहरे नहीं थे, लेकिन पता था कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है वो बैठ सकता है, और फिर मोदी की लीडरशिप को कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो नहीं मिलेगी इनके रहते हुए, क्योंकि मोदी खुद किसी की हाथ की पपेट, कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं। तो फिर क्या इसका उल्टा है? क्या वो कठपुतली बनाना चाहते हैं? हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में राजनीति जो है इसी को कहते हैं। राजनीति के अंदर एक ऐसा दांव खेला जाए जिसका कोई जो है सानी नहीं था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा दांव राजनीति के अंदर खेल दिया और बाजी हमारी हो गई। राजनीति ऐसी ही होती है। तो रेखा गुप्ता का अभी जबरदस्त एग्जांपल चल रहा है कि दिल्ली के अंदर सीएम बनाया गया, लेकिन क्या कभी भी वो भविष्य के अंदर मोदी जी के खिलाफ या फिर उनके जो निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, उनके खिलाफ बोल पाएंगे? कभी नहीं। ऐसा होगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इसकी कवायद कब से शुरू हुई। इंदिरा गांधी, ये कार्टून जो है वो लक्ष्मण, जो आप बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं, उनके द्वारा बनाया गया है, और वो हमेशा हर कार्टून के अंदर अपना एक कैरेक्टर जो है वो जरूर डाला करते थे। आप लोग खुद इसमें पहचान कीजिए कि उनका कैरेक्टर वो कहां पर है। इंदिरा गांधी 1980 के समय, 1962 के समय, उस समय यानी खासतौर पर 80 के समय, 1980 के अंदर इंदिरा गांधी हमेशा ऐसे चेहरे को चुनती थी जिसकी शक्ल किसी ने देखी नहीं है, जबकि बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो खड़े रह जाते थे, और आया राम गया राम जैसी कहानियां इंदिरा गांधी के समय जो है वो चरितार्थ हुई। इंदिरा गांधी के समय ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और चला गया है, बैठा है चला गया है। तो इंदिरा गांधी का वही पैटर्न जो है वो क्या आज मोदी जी फॉलो कर रहे हैं? तो हम लोग कहेंगे कि हां, फॉलो तो कर रहे हैं। वो हमेशा नए चेहरे की तलाश करते हैं, ताकि उस समय इंदिरा गांधी को कोई चैलेंज नहीं कर पाया था, तो हो सकता है कि आज भी कोई चैलेंज नहीं कर पाए। तो वो जो इंदिरा गांधी का पैटर्न था वही आज पैटर्न जो है वो सामने निकल कर आ रहा है, मोदी जी का पैटर्न। चलिए बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो कि कोई खासे चेहरे नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनको हरियाणा का सीएम बनाया, और हरियाणा के सीएम बनाने के बाद आज देखिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, वो भी कोई चर्चा के अंदर नहीं थे, लेकिन हरियाणा का सीएम बना दिया गया उनको। अब क्या हुआ? कंट्रोलिंग पावर, रेगुलेशन जो है वो चले गए किसके पास में? केंद्र सरकार के पास में। लेकिन एक बात, इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है, किसी राज्य का अगर विकास करना है तो आप देखिए कि केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर अगर सेम गवर्नमेंट है तो उस राज्य का ज्यादा विकास होता ही है। भारत की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें लिखा था कि क्या नोएडा और गुड़गांव की तरह राजस्थान का भी कोई सिटी जो है उस तरीके से डेवलप हो सकता है? तो डेवलप तो हो सकता है, लेकिन वो तभी डेवलप हो पाएगा जब दिल्ली की सरकार सपोर्ट करे राजस्थान की सरकार को, और दिल्ली के अंदर और राजस्थान के अंदर अगर सेम गवर्नमेंट होगी तो फिर राजस्थान के अंदर ऐसी गुड़गांव और नोएडा जैसी सिटी बन सकती है, अन्यथा नहीं बन पाएगी। तो ये एग्जांपल है कि अगर सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर अगर एक गवर्नमेंट होती है तो फिर वो स्टेट बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। और एग्जांपल है देवेंद्र फडणवीस, ये भी कोई चर्चित चेहरे नहीं थे। अभी रिसेंटली समय रैना बहुत चर्चा में है, उनको लेकर बयान दिया कि बोला यार ये सब कुछ ठीक नहीं है, और वाकई में हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है। तो देवेंद्र फडणवीस जो थे वो भी नए चेहरे थे, और नए चेहरे को चुना गया मोदी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान जो कि महिलाओं की बहुत चाहते थे, महिला कल्याण के अंदर, एम्पावरमेंट के अंदर बहुत जबरदस्त काम किया, लेकिन फिर भी मोहन यादव जो है
उनको मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया। बिल्कुल नए चेहरे थे। आगे और बढ़ते हैं। हिमंता बिश्वा जो कि कांग्रेस से बीजेपी के अंदर शामिल हुए, और फिर इनको सीएम बना दिया गया। लेकिन काम तो काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की कमांड जो है वो ज्यादा है। अब बात यह है कि क्या यह सही पैटर्न है या कहीं ना कहीं यह गलत भी साबित हो सकता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद में बात करें भजनलाल शर्मा, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनाए गए। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि पार्टी के अध्यक्ष थे और अचानक से इनका नाम जो है वो लिस्ट चिट के अंदर आया और उसके बाद में इनको राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो बना दिया गया। इनको खुद को उम्मीद नहीं थी कि मैं जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। एक नया चेहरा जो है वो सामने देखने को मिला। लेकिन जिस समय इनको मुख्यमंत्री चुना गया उस समय वसुंधरा राजे राजस्थान की बहुत कद्दावर नेता थी, बहुत इनका कद ऊंचा था और इनसे कहा गया, राजनाथ सिंह ने इनको कहा कि मैडम आप एक काम कीजिए कि ये चिट मैं आपको दे रहा हूं, इस चिट को आप ओपन कीजिए। और जैसे ही चिट ओपन होती है उसके बाद में हवाइयां उड़ जाती है वसुंधरा राजे की कि ये किसका नाम आ गया, भजनलाल शर्मा। मैं तो मेरा नाम उम्मीद कर रही थी, लेकिन भजनलाल शर्मा का नाम आ गया है यहां पर। लेकिन एक बात और है, वसुंधरा राजे ने बगावत क्यों नहीं की? बगावत कर सकती थी लेकिन बगावत नहीं की। क्यों? इनके जो साहबजादे हैं उनको भी सांसद बनना था। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो फंसा हुआ था। तो जैसे चिट सामने आती है, एक नया चेहरा भजनलाल शर्मा का आता है और फिर वसुंधरा राजे जो है वो बैठ जाती है, बोला ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, अब क्या ही करे, मोदी को चुनौती देने वाला कौन पैदा हुआ है, पुष्पराज झुकेगा नहीं। इस कंडीशन में आज मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। भजनलाल शर्मा एक नया चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री बने। ऐसे कितने चेहरे बने हैं मैं बात करना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ, केशव चंद्र मौर्य जो कि बहुत जाना माना चेहरा था, लेकिन क्या बनाए गए? मुख्यमंत्री बनाए गए थे। राजस्थान के अंदर इन्होंने जातीय संतुलन जो कास्ट है उसको बैलेंस करने के लिए उप मुख्यमंत्री भी बनाए। जैसे राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी से मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर उसके बाद में एससी एसटी को संतुष्ट करने के लिए जो प्रेमचंद बैरवा थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बना दिया। महिलाएं भी खुश हो गई। तो हर कैटेगरी को इन्होंने क्या किया? सेटिस्फाई किया। तो उप मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा जो है वो कुछ ज्यादा ही चलन के अंदर आज बीजेपी में हो चुकी है। सबसे पहला केस मनोहर लाल खट्टर 2014, उसके बाद में हरियाणा के ये सीएम बन गए थे। महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद में झारखंड के अंदर रघुवर दास काफी चर्चित थे उस समय। मणिपुर के अंदर एन बीरेन सिंह, हाल ही में इस्तीफा भी इन्होंने दिया है और मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद में यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, गोवा के अंदर प्रमोद सावंत, असम के अंदर हिमंत बिश्वा, फिर उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर पुष्कर कुमार धामी, फिर मोहन यादव मध्य प्रदेश, विष्णुदेव राय छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा, हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी और दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है। नए चेहरे हैं पार्टी के अंदर। अब क्या वाकई में इनकी जो राजनीति है क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंदिरा गांधी ने तो तानाशाही वाली सरकार चलाई जिसके 30 साल बाद बहुत बुरे जो है नतीजे देखने को मिले। लेकिन क्या आज जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, पावर जो है वो सीधा सेंटर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इसके भी नतीजे हमको आगे भुगतने पड़ेंगे? 2014 के बाद से कांग्रेस केंद्र समेत लगभग सभी राज्यों से साफ हो गई है। यही हाल बीजेपी का भी हो सकता है। इन दिनों बीजेपी का मतलब मोदी है। मतलब जो आज कांग्रेस दशा देख रही है वो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी देखे। और बीजेपी देखिए नए चेहरों को लेकर आ रही है। इसका एक मकसद और है कि वंशवाद जो है उसको खत्म किया जाए। और रिसेंटली मैंने आपको लेक्चर लिया ही है, मैंने उसमें क्या बताया था? मैंने कहा था कि अल्टीमेट स्कूल्स ऑफ लीडर्स है ना, स्कूल्स ऑफ अल्टीमेट लीडर्स जो कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद में, अब वहां पर 100 लीडर्स तैयार किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं और भी नए चेहरे आ जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस के उदाहरण की बीजेपी के मौजूदा हाल से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि कांग्रेस के पास संघ जैसा कोई संगठन नहीं था। कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री कह देता था पार्टी को वो मानना ही पड़ता था, फिर चाहे इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव। लेकिन अब कैप्चरिंग की जद्दोजहद दो संगठनों के बीच है, एक तो है संघ और दूसरा है बीजेपी। तो संघ और बीजेपी या बीजेपी और संघ, बीजेपी ही संघ है या संघ ही बीजेपी है, यह भी अब तक क्लियर नहीं हो पाता है। दोनों के बीच कंट्रोल और कैप्चरिंग का कंपटीशन है। अभी सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में है लेकिन हस्तक्षेप संघ का होता है। तो अब देखिए, सीधी सीधी बात है कि केंद्र सरकार को अगर
सरकारें बेहतरीन तरीके से चलानी है, कोई भी चुनौती फेस नहीं करनी है, कोई भी चैलेंज फेस नहीं करना है, तो एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ जो कि चैलेंज कर ही नहीं सकता है, उसके पास में कार्य का अनुभव कम हो, उसके पास में राजनीति का अनुभव कम हो, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दो ताकि वो दावपेच समझ ही ना पाए कि आखिरकार चल क्या रहा है। और जब तक वो समझ पाएगा तब तक किसी दूसरे को बना देंगे और वो हट जाएगा। तो बीजेपी ने जो रणनीति अपना रखी है वो अभी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है बीजेपी के लिए। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो रेखा गुप्ता ने कहा है कि मैं अब यमुना को साफ करवाऊंगी, केजरीवाल ने तो साफ करवाया नहीं है। अच्छा देखिए, अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं यमुना को साफ करवाऊंगा, लेकिन एक दूसरा पहलू भी देखिए, क्या यह नहीं कहा गया था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर दी जाएगी? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 2022 तक सबको आवास दे दिया जाएगा? लेकिन आज उनकी जो डेडलाइंस है वो 2025 तक या 26 तक भी बढ़ा दी गई हैं। तो वादे तो वो भी थे और वादा अरविंद केजरीवाल का भी था। तो डिफरेंस तो कितना है ये आप खुद देखिए। चलिए, तो आप लोग हमारे 75 डेज हार्ट के साथ में जरूर जुड़िए। बड़ा बेहतरीन चैलेंज है, लाइफ चेंजिंग कोर्स है और इसके साथ में आपकी जिंदगी जो है वो जरूर बदल जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को छोड़ें और हमारे 75 टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल करें। आप लोग चाहें तो हमारे 100 डेज का हार्ट चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको 3 लेवल में हमने कंप्लीट किया है। इसमें 100 टेक्निक्स बताई हैं, एडवांस टेक्निक है, रिसर्च पेपर के बेसिस पर हम लोगों ने बताया है और साथ ही के अंदर हमने इसमें कुछ यूनिक साइकोलॉजिकल स्टोरीज जो है वो भी इसमें शामिल की है ताकि आप लोग उनसे समझे कि जिन्होंने पहले गलतियां की है वो गलती आप ना करें। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए कोर्सेज जो है वो चलाए गए हैं ताकि आप लोग अपने एग्जाम के फील्ड में या बिजनेस की फील्ड में बेहतरीन काम करें और सक्सेस को हासिल करें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।